नॉलेज डिकोडर। तो देखो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर लास्ट क्लास की बात करो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या एक मेथड होता है, क्या एक नियम होता है कि किस तरह से हमारा रैखिक समीकरण युग्म किस तरह से हम लोग पहचानते हैं कौन हमारा रैखिक समीकरण युग्म है, और हम लोग देखे थे कि क्या क्या इसके हल होते हैं, किस तरीके से हल होते हैं। ठीक है, जो आज का लेक्चर होने वाला है ना, वो टोटली बेस्ड है कि हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे हल करें। क्या है जो आज का टॉपिक है वह है अपना, देखो यहां से कि ग्राफीय विधि से युगपत समीकरणों का हल हम लोग कैसे निकालें, यही है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो मान लो कि दो रैखिक समीकरण इस प्रकार हैं, आपके पास दो रैखिक समीकरण दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रैखिक समीकरण हैं। तो मैं बताया था कि ये जो उसका कोफिशिएंट होता है, ये x के साथ जो लिखा हुआ a1, ये फिर b1, इसी तरह से a2 b2, ये तो 0 नहीं होता है, वही चीज लिखा हुआ है, देखो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 टोटल हमारा क्या होता है, रियल नंबर। ये मैंने डेफिनेशन में कल ही बता दिया था आपको, जब मैंने रैखिक समीकरण को बताया था ना, तभी मैंने डेफिनेशन बता दिया। जो नहीं देख पाए हो वो जाकर पहले उस लेक्चर को देख लो, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है, फिर उस हिसाब से ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हम लोग को हल निकालना होता है। ठीक है, तो एक बार बताओ कि इसका एक अलग ग्राफ बनेगा, ये मान लो एक इक्वेशन है, एक समीकरण, इसका एक अलग ग्राफ बनेगा सरल रेखा, और इसका एक अलग सरल रेखा बनेगा, इस तरह से ही बनेगा। तो क्या क्या केस बन सकता है वो, अगर मान लो दो सरल रेखा है तो दो सरल रेखा या तो एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे भी हो सकता है, या तो दो सरल रेखा कट कर जाए। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आप ही बताना। दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर भी हो सकते हैं, दो सरल रेखा एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। ठीक है, और दो सरल रेखा एक दूसरे पे भी, जैसे ये रेखा P1 था मान लो, इसी के ऊपर P2 भी हो सकता है। दूसरा कलर ले लेता हूं, देखो ये देखो यहां से ये P1 था, इसके ऊपर भी क्या आ गया, P2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक दूसरे पे चढ़ जाए, एक दूसरे पे लाई कर जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते कि कैसा कैसा केस होता है और कब क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि अगर केस 1 देखो, तो केस 1 की जब बात करते हो तो वो क्या है, यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात यह है कि दो रेखाएं हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे देखो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, और इसकी अगर बात करो तो ये P1 रेखा, ये P2 रेखा, तो इस पॉइंट पे कट की है, मतलब एक पॉइंट पे कट कर रही है, यही हमारा केस 1 बता रहा है। तो मान लो ये जिस पॉइंट पे कट की वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, क्या हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अब ये अल्फा बीटा का मतलब क्या, ये जो अल्फा बीटा आएगा, अगर इस इक्वेशन में भी डालोगे, मतलब P1 का जो इक्वेशन में होगा उस इक्वेशन में भी अल्फा बीटा डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। और ये अल्फा बीटा, ये जो P2 है, ये जो P2 आपको दिख रहा है, इसका जो इक्वेशन होगा अगर उसमें भी ये अल्फा बीटा डालोगे तो हमारा क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा बीटा है एक तरह से क्या एक हल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अल्फा बीटा हमको जो दिख रहा है एक तरह से क्या है, हल ही तो है। ठीक है, लिखा भी है कि माना कि आलेखी रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे को बिंदु अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि उपयुक्त आकृति में दिखाया गया है अल्फा बीटा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। अब ये इसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये अल्फा बीटा को x बराबर अल्फा y बराबर बीटा क्यों लिखे, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके पढ़ो, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुका हूं कि किस तरीके से हम लोग क्या चीज को किस तरह से डिनोट करते हैं, किसको x बराबर लिखते हैं, किसको y बराबर लिखते हैं। ठीक है, वहां मैंने हर चीज डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाना, नॉलेज डिकोडर के प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको ये चीज मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि x बराबर अल्फा एवं y बराबर बीटा दिए गए समीकरणों का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, मतलब ये आपका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सोल्यूशन इसको भी बोलता है लोग, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं, यही अल्फा बीटा जहां कट किया है यही इसका मस्त एक हल होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब देखो आगे, ये तो अपना था केस 1, स्थिति 1 की हम लोग बात कर ले कि क्या भाई कि जो कट करता है तो हम लोग किस तरीके से ये हल मिलता है। ठीक है, देखो भाई अब बात कर लेते हैं अपन केस 2 की। देखो केस 2 में क्या है कि यदि रेखाएं P1 एवं
P2 एक दूसरे के संपाती हो, ये रेखाएं ये रॉ है, ठीक है। देखो संपाती क्या होता है, संपाती मतलब इतना समझ लो कि ये लाइन और ये दूसरी जो लाइन है एक दूसरे पे है, एक दूसरे पे लाई कर रही है, एक दूसरे पे क्या कर रही है, लाई कर रही है, उसी संपाती बोलते हैं। जैसे एक रेखा है, दूसरी रेखा आई, ठीक है, इसी पे लाई कर गई, इसी पे चढ़ गई, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, संपाती। तो ये दूसरा केस जो हम लोग डील कर रहे हैं वो उसी का केस है कि यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती हो तो अब क्या सीन बनता है। तो ये देखो अगर दिखाया भी है, यहाँ से दिख रहा होगा, ये P1 और P2 एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी हमारा क्या हो गया है, लाई कर गया है, चढ़ गया है, तो ठीक है। तब क्या हो सकता है कि एक चीज समझो कि P1 और P2 एक ही लाइन पे लाई कर रहा, मतलब क्या, ये पॉइंट भी सोल्यूशन होगा, ये पॉइंट भी सोल्यूशन होगा, ये, क्योंकि जो भी आप पॉइंट लोगे वो दोनों का सोल्यूशन होगा। मतलब हर एक पॉइंट जो है ना, यहाँ एक क्या क्या डिनोट कर रहा है, हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन हो सकता है। इसमें क्या, अगर इसके हम हल की बात करें, उसका तो द्वितीय हल था जहां कट कर रहा था, लेकिन इसकी अगर हल की बात करें, जब संपाती की बात करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर अनंत हल होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल। ये सब बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक रेखा दूसरे रेखा पर ये लाई कर रहा है, चढ़ा हुआ है, तो मतलब हर एक पॉइंट जो है ना दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि वो उसका हल होगा, मतलब हर एक पॉइंट उसका हल होगा। मीन्स क्या, इसके अनेकों हल होंगे। तो हम लोग इसको बोल लेते हैं कि जब भाई रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के संपाती हो तो इसके अनंत हल होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो तीसरे कंडीशन की जब बात करते हो, यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के समांतर हो। तीसरा केस देखो, मैं पहले ही केस आपको बता दिया था कैसा कैसा केस हो सकता है। एक समांतर हो सकता है, एक कट कर सकता है, और एक दूसरे पर लाई कर सकता है। और कोई केस हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई केस हो सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताना कि सर और कोई केस हो सकता है। यही 3 केस हो सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आपको आ गया है कि ये एक स्पेशल केस हो सकता है कि हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर यदि रेखाएं P1 एवं P2 एक दूसरे के समांतर हो, एक P1 एवं P2, तो ध्यान से देखो, अगर ये रेखा P1 को आप इधर भी बढ़ाते चले जाओ तो पूरा पूरा सीधा का सीधा चलते चले जाएगा, और अगर P2 को भी आप अगर बढ़ाते चले जाओ तो ये भी अपना सीधा 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 चले जाएगा। मीन्स क्या कि ये दोनों रेखाएं कहीं कट नहीं करेगी। कट नहीं करेगी तो समझ लो कि इसका कोई भी हल कॉमन नहीं आएगा। मतलब कोई, अरे कट जहां करेगा वही ना उसका हल होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कर गया तो हल हो गया, यहाँ पे तो मान लो इसी पे चल रहा, हर एक पॉइंट हल था। यहाँ पे कोई बंदा कट ही नहीं करेगा। ये जो 2 बंदा दिख रहा है आपको, यहां से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये P1 P2, अगर इसको आगे भी आप एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, तो इट विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या कि देयर वुड बी नो पॉइंट एट विच दे विल कट, ठीक है। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि कट तो कर नहीं रहा है। तो इसका हम लोग सीधा बोल देंगे भैया इसका कोई हल नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, तो अगर दोनों ग्राफ P1 एवं P2 एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात उनके बीच कोई बिंदु अनिष्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण देने का कोई हल नहीं होगा। देखो लिखा है ना, इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट बोल देगा कि अगर मान लो P1 P2 रेखा एक दूसरे के समांतर तो हल क्या होगा। तो सिंपल से बात है, कहीं कट नहीं कर रहा है तो क्या बोल दोगे हम लोग कि भाई इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल देते हैं, विरोधी समीकरण। यहाँ देखो ना, कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग बोलते हैं ना, देखो कि अगर कोई हल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं विरोधी रैखिक समीकरण, ठीक है। समझ में आ गया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग तीनों केस को डील करते हैं। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्वेश्चंस बोलता है, समझते हैं। ध्यान से देखो, कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों के निकाय को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको क्वेश्चन में आ गया, आपको ये 2 इक्वेशन दे दिया रहेगा, बोले भैया ग्राफ पे हमको बता दीजिए कि इसका हल क्या होगा, हमको बता दीजिए ओवरऑल ग्राफ पे ड्रॉ करके। तो हम भी बोले कोई बता देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। देखो x - 4y + 14 है। अगर इसकी बात करो x - 4y + 14, तो हम लोग क्या किए कि यहां से y का वैल्यू निकाल लिए, y = x लिख लिया। x का आपका मन है किसी का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे क्या किया है
x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 था, तो यहां से y का वैल्यू निकाल लिया, क्या हो जाएगा बता दो, x प्लस 14/4, तो y बराबर कितना आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 14/4। क्लियर? थोड़ा सा जूम कर लूं, रुको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखो आसान है, बस समझते रहना, ज्यादा हार्ड का तो कोई बात ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है हार्ड है ये, ठीक है, सिंपल सा चीज है, समझते जाना। तो y बराबर x प्लस 14/4 आ गया, ठीक है। अब देखो चीज समझो, बता रहा हूं, अब तुम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ये आपका मन है, x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आपका मन है, लेकिन मैं बोलूंगा ना x का वैल्यू आप वो रखना यहाँ पे कि जिससे आपका y भी जो है ना एक डायरेक्ट, जैसे मान लो डिवाइड के फॉर्म में, तो डिवाइड के फॉर्म में आपको क्या होगा, जिससे कैलकुलेशन आसानी। जैसे मान लो कि कोई बंदा बोलेगा सर कि हम x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15/4। अब बताओ 15/4 डायरेक्ट तो कट नहीं हो रहा है, अगर इसको कट अगर डिवाइड भी करते हो तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 3 पॉइंट मतलब कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो सोच लो कि x में 3 पॉइंट कुछ कितना मुश्किल होता है ना, कि पॉइंट में ड्रॉ करना मुश्किल से x में लिखना होगा 3.8 3.5, मतलब टफ होता है। तो आपको क्या करना है ना, ये झंझट से बचना है कि पॉइंट में मेरा कोई कट होके ना आए, पूरा एकदम सीधा सीधा कट के आ जाए, उसमें हमको मजा आने वाला है, ठीक है। तो एक बंदा थोड़ा सा सोचा और बोला कि सर x बराबर जो है ना ये पुट कर लेते, तो क्या पुट कर ले भाई, बताओ, तुम ही बताओ। एक बंदा बोला कि सर x बराबर हम 2 पुट करके देखते हैं क्या सीन बनता है, तो हम बोले कर लो भाई, क्या दिक्कत है, तुम्हारा मन है। तो x बराबर अगर 2 पुट करो आप, यहां से अगर x बराबर 2 पुट करते हो आप, x बराबर 2 पुट करो तो 14 2 16/4, 4 चौके 16, लो ध्यान से देखो, x बराबर 2 पुट किया, y बराबर 4 आ गया। मतलब क्या, ये एक हमारा सूथिंग है, एक सूथिंग रिजल्ट मेरे को मिला, मतलब कि एक शानदार रिजल्ट मिला जिसमें कोई झंझट परेशानी नहीं है भाई। आराम से हम x एक्सिस पे दिखा सकते हैं 2 और y एक्सिस पे आराम से हम लोग 4 दिखा सकते हैं। यहाँ जो y बराबर 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, वो y में दिखाने में पॉइंट समझ लो ना, ग्राफ पे पॉइंट जल्दी नहीं दिखाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को कैलकुलेशन से बचना है ना, आराम से, जो आराम से बन सकता है उसको हम लोग क्यों ना आराम से बनाए। तो 3 पॉइंट करके कुछ दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आपको सिंपल कर लेना है। फिर एक बंदा बोला कि सर हर चीज तो ठीक था, x बराबर 2 लिए तो y बराबर 4 आ गया, अब सर x बराबर -2 लेते, तो लो ना भाई, आपका मन है, -2 अगर लेते हो तो -2 प्लस 14/4 अगर करते हो तो आ जाता है 3, चलिए भी आ गया, बढ़िया। अब कोई बोला कि सर x बराबर 3 लेते हैं सर, तो अगर 3 लोगे तो 14 3 17/4 भी पॉइंट में जाएगा, छोड़ दो। x बराबर 4 लोगे तो x बराबर 4 लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, कि 14 4 18/4, तो 2 दूना 4 2 9 18, मतलब ये भी पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको भी छोड़ दो। 5 अगर रखो वो भी पॉइंट में आ जाएगा, 6 रखो तो भाई, अगर x बराबर 6 रखते हो तो 14 6 20/4, 4 5 20, हाँ 5 आ रहा, मतलब डायरेक्ट कट के आ जा रहा, तो इसको हम ले लेंगे, x बराबर कौन सा लेंगे अब 6, तो समझ लो 6 क्यों लिया हुआ है। आपको नॉर्मली चलते जाना है 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन सा मुझे लेना है। पॉइंट में सोच लो कि नहीं लेना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है आपको, डायरेक्ट एक टोटल एक होल नंबर नेचुरल नंबर मिले, उससे समझो पॉइंट में आपको कोई डेसिमल में ना मिले, तो उससे आपको क्या मिल गया, x बराबर 2 पर y बराबर 4 मिल गया, x बराबर -2 y बराबर 3 मिल गया, और x बराबर 6 पुट की तो y बराबर मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, कोशिश करना कि 3 निकाल ले, 3 है ना, कोशिश क्या करना हमेशा आपको कि 3 निकाल ही ले, ठीक है। तो 3 निकाल लिए, x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर 6, देखो x का वैल्यू यहाँ लिखे और y का वैल्यू यहाँ लिखे। x का वैल्यू क्या क्या था, 2 -2 6, 2 -2 6, x बराबर 2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग y कितना आया 4, तो 4, -2 करस्पॉन्डिंग y बराबर कितना आया 3, तो 3, और 6 के करस्पॉन्डिंग कितना आया 5, तो 5। बस अब आपको ड्रॉ करना है, मतलब क्या, ये x बराबर 2 y बराबर 4, इसका मतलब क्या है 2, 4। अब ये चीज समझ में जिसको नहीं आ रहा होगा वो सिंपल से जाकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब x y है तो क्या हो जाएगा -2, 3, 6 5 है तो 6, 5, ठीक है। तो
इस तरीके से हम उसको ग्राफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से इसको देखो, अब ग्राफ पे ड्रॉ करते सब पॉइंट को पहले लिख लेते हैं ग्राफ पे। जैसे 2,4 है, ये अपना एक्स एक्सिस था, ये अपना वाई एक्सिस था, पूरा 1 2 3 4 5 6 को मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि आपके पास है 2,4, देखो ध्यान से, इधर से गया 1 2 2 यहाँ आ गया, वाई में 4 चलना है तो 4 यहाँ है तो 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था अपना -2,3, -2,3 यहाँ पे आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करो तो 6,5 है। ठीक है, तो 6,5, तो इधर से चले गए x बराबर 6 और y में चले गए 5, तो यहाँ आ गया 3 पॉइंट। बस आपको क्या करना है ना, तीनों पॉइंट को मिला देना है, इसको इसको इसको, ये जो पॉइंट तीनों पॉइंट को आप मस्त मिला दोगे तो आपको ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ था x - 4y + 14 = 0, इसका आपको ये वाला ग्राफ मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे का भी ड्रॉ कर लेना है। दूसरा क्या था, 3x + 2y - 14 = 0, इसका देखो क्या किया है, यहां से अगेन y निकाल लिया, फिर x का वैल्यू वो पुट करना है जिससे आपका फाइनली डेसिमल में ना आकर के एक होल नंबर में टर्म में आ जाए, नेचुरल नंबर में आ जाए, जिससे कोई टेंशन वाली बात नहीं हो। तो x बराबर बंदे ने 0 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, फिर बंदे ने x बराबर 2 रखा तो y बराबर आ गया 4, फिर x बराबर 4 रखा बंदे ने तो y बराबर आ गया 1। बस वैल्यू पुट करो, x बराबर 0 2 4, y के करस्पॉन्डिंग लिखते चलो, 0 करस्पॉन्डिंग 7, 2 के करस्पॉन्डिंग 4 और 4 के करस्पॉन्डिंग 1। सिंपली अब क्या क्या पॉइंट होगा, 0,7 2,4 4,1, देख लो 0,7 2,4 4,1। ठीक है, फिर ग्राफ ड्रॉ था, अब देखो 0,7, x बराबर 0 तो यही हो गया, y बराबर 7, तो ये पॉइंट की ये बात कर रहा है, तो ये पॉइंट दिखा दिए। फिर q 2,4, x में 2 यहां गए और 4 की बात करोगे तो इस पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर है आपका 4,1। ठीक है, तो 4,1 देखो आप, x बराबर 4 गए और y बराबर 1 गए तो इस पॉइंट पे आ गए। बस सिंपली ये 3 पॉइंट मिल गया, फिर से आपको 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीनों को मिला दो, मस्त ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ बना, ये बना ये समीकरण का ग्राफ, 3x + 2y - 14 = 0 जो था उसका ये ग्राफ मस्त बन गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि ध्यान से देखो कि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कौन सा केस आ गया, ये वाला केस आ गया, पहला वाला केस आ गया भैया, यहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करते हैं तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सिंपल से आप ये चीज क्या बोल सकते हो कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2,4 पर प्रतिच्छेद करती है, तो अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 4 दिए गए समीकरण निकलेगा क्या होगा, हल होगा, क्योंकि जहां कट करता है वही आपका हल होता है। मतलब 2,4 मीन्स x बराबर 2 और y बराबर 4 जो है इन समीकरणों का हल होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग हल निकालते हैं ग्राफीय विधि से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ग्राफीय विधि से दिखाएं कि नीचे दिए गए समीकरण युग्म असंगत हैं, अर्थात उनका कोई हल नहीं है, उनका कोई हल नहीं है, आपको ग्राफीय विधि से दिखाना है, तो पहले इसका ग्राफ बना लेना है। तो फिर से अगेन यहां से y निकाल लिए, x बराबर -1 पुट किए, x बराबर 0 पुट किए और x बराबर 1 पुट किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग y हमारा आ गया। ठीक है, फिर मस्त x बराबर -101 था, उसको टेबल बना ले। टेबल बनाना मत भूलना, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हर चीज ड्रॉ करो, क्योंकि मार्क्स भी तो कटते हैं भाई, लिखना तो पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, x बराबर -101 था, उसके करस्पॉन्डिंग लिख लिए, मस्त ग्राफ ड्रॉ कर लिए। देखो तो यहां से -1 -3 किधर हो गया भाई, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा क्या था भाई, 0 - 2, x बराबर 0 y बराबर -2, तो -2 इधर ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या था, 1 - 1, x बराबर 1 - 1, तो ये वाला पॉइंट। बस तीनों पॉइंट को मिला दो
देखो ये देखो ध्यान से ग्राफ मिल गया। इसी तरीके से जब आप दूसरे का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो 4x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो देखो तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करते हो आप सॉल्व करके, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो एक दूसरे क्या ये समांतर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को कट नहीं करने जा रही है। जब कट करता तभी तो हल होता है। अब ये एक दूसरे को कट कर ही नहीं रहे हैं, इसमें क्या, इसका भाई कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। वही तो प्रूफ करने बोलता, तो सिंपल से आप लिख दोगे कि भाई एक दूसरे के पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। वही चीज प्रूफ करना था, वही चीज प्रूफ करना था, हम लोग कर दिए। इनका कोई हल नहीं है, मतलब असंगत है। ठीक है, कोई हल नहीं है तो असंगत है। ठीक है, और उसको विरोधी भी बोलते हो ना, कोई हल नहीं है तो उसको हम लोग विरोधी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ठीक है, ऐसे ही आपको सब करना है। जैसे मान लो कि दिखाए दिए गए समीकरणों को इतना इतना कि अनंत हल है, अनंत हल जैसे ही लिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये एक दूसरे पे ग्राफ क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। ये आप बनाओगे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको बना के लाना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन क्या है समझना। कह रहा है कि समीकरण 9x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है एवं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है का आलेख खींचे। सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेना है। इन रेखाओं एवं x अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें तथा त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित करें। चलो भाई पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो बोला है वो करते चले जाओ। तो x माइनस वाई प्लस 1 था, तो यहां से हम लोग y निकाल ले बराबर x प्लस 1, फिर x बराबर 0 पुट किए तो y 1 आया, x बराबर माइनस 1 पुट किए तो y बराबर 0 आया, और x बराबर 2 पुट किए तो y बराबर 3 आया। उससे हम लोग टेबल बना लिए मस्त, x से करस्पॉन्डिंग y लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का फिर से यहाँ से y निकाल लिए, फिर x का वैल्यू पुट करते चले गए। जो हमारा x का वैल्यू वो पुट करेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट पूरा होल नंबर या नेचुरल नंबर में आ जाए, डेसिमल में ना आए। तो x बराबर 0 पुट किए तो y बराबर 6 आया, x बराबर 4 पुट किए तो y बराबर 0 आया, और x बराबर 2 पुट किए तो y बराबर 3 आया। वही चीज यहाँ पे टेबल में ड्रॉ कर दे, बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इस ग्राफ की बात करो तो 0 1 माइनस 1 0 और 2,3। देखो 0 1 x बराबर 0 y बराबर 1। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को लग रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करो -1, 0, तो -1, 0 ये पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हो आप, तो तीसरा पॉइंट क्या था अपना, ये बताओ 2, 3, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट मिल गया आपको, ये बताओ। एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, मस्त मिला दो। तो ये आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का आपका ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ग्राफ मतलब क्या, एक सरल रेखा हो गया, सरल रेखा ही बनेगा। इसी तरीके से 3x प्लस 2y माइनस 12 का हर एक पॉइंट को डिनोट किए 0 6 4, 0 2, 3। तो 0 6 x बराबर 0 y बराबर 6, फिर 4, 0 4, 0, फिर क्या है अपना 2, 3। तो मस्त ड्रॉ किए इसको, हर एक पॉइंट जो हम लोग को मिला था उससे हम लोग को मिला लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब कि इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछता, एक लाइन x माइनस वाई प्लस 1 का लाइन ये है, और जो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, उसका ये अपना क्या है, ये अपना दूसरी लाइन है। ठीक है, ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर आपसे सॉल्यूशन पूछता तो आप बोल देते कि भैया 2, 3 इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें आपको x बराबर 2 होगा एंड y बराबर 3 होगा। आपसे ये पूछता तो आप ये बता देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको आलेख खींचना, खींच दिए। इन रेखाओं एवं x अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं मतलब इनका और x एक्सिस के बीच में जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कीजिए। तो इस लाइन से इधर गया, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। इस लाइन से ये इधर गया बंदा, इस लाइन से ये इधर गया, और x एक्सिस की बात करो तो इधर गया। तीनों में देखो, तीनों में क्या यही तो है, तीनों से त्रिभुज यही तो बन रहा है पूरा।
ये अपना क्या हो जाएगा, त्रिभुज। क्या हो जाएगा अपना, त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता दो, ट्रायंगल। तो वही चीज लिखा हुआ है, यहां से ये लाइन आया, ये लाइन आया और एक्स एक्सिस आया, तो उससे हमारा क्या है, त्रिभुज जो बन गया। यही बीच का चित्र हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसी को हम लोग को बोला था छायांकित करने के लिए, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन था आपका निर्देशांक लिखने के लिए। निर्देशांक क्या लिखना है भाई, जहां जहां था वही वही लिख दो। निर्देशांक मतलब क्या है, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक। इसको निर्देशांक समझ में नहीं आ रहा है, वो जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति का जाकर चैप्टर देख लो, उनको हर चीज क्लियर हो जाएगा। वो नॉलेज डिकोडर के साइट पे जाना, साइट पे क्या, यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, नियामक ज्यामिति का मैंने बना रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो निर्देशांक क्या क्या लिखोगे, 2,3 -1, 0 और 4, 0। दिस वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस क्या एज। आप बोल सकते हो कि ये जो अपना शीर्ष है ना, ये जो अपना शीर्ष है उसका हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यही हमारा कोऑर्डिनेट है हर एक शीर्ष का, हर एक पॉइंट का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में पूछता है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताओ कि निर्देशांक अगर पता है, तो निर्देशांक अगर पता होता है तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया हूं वहां पे, कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो वहां से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब बताओ कि कोई बंदा बोले सर फॉर्मूला मुझे आता नहीं है, तो आप लगा दो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे, तो हाफ इंटू होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना हो जाएगा बताओ, यहां से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा बताओ, यहां से यहां हो गया आपका कितना, 4, ठीक है। और यहां से यहां कितना हो गया, 1। तो यहां से यहां 4 गए, इधर 1 गए, मतलब क्या टोटल 5 है। तो हाफ इंटू 5 इंटू ये हाइट लिख लेना, ये कितना है, 0 से लेके कितना पे गया, ये 3 तक गया है, तो 3 कर लेना। हाफ इंटू 5 इंटू 3 कर लोगे तो उससे आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये वाला, पढ़ लो बस। अब y अक्ष के बीच जो बना त्रिभुजाकार है उसका आपको सब चीज निकालना है, शीर्ष बिंदु और क्षेत्रफल, आराम से निकाल लोगे। तो ये आपका टोटल क्वेश्चंस हो गया कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या क्या ग्राफ बन सकता है, और ओवरऑल आप आराम से इसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है। कोई टेंशन, कोई परेशानी लेने वाली बात नहीं होती है, टोटल क्वेश्चन आपके हाथ में होता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन आप बना लेना, लिखने वाला क्वेश्चन आराम से, इसको भी क्वेश्चन बना लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि एरिया का कितना आया, ठीक है। और फिर क्या करना आपको, तो आपको टोटल चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यार मजा आएगा ना यार, तो सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर दबाना और बंदे को लाओ, जितने आपके आसपास में बंदे हैं ना सब बंदे को लाओ कि सर ऑनलाइन चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, IIT और NIT के बंदे पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी हिंदी बोर्ड मीडियम के स्टूडेंट है ना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड होते हैं ना हर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ओके, थैंक्स।